इन दिमागी नक्सलियों को आइसोलेट करना होगा। देश का गृह मंत्री रहा है, वो कह रहे हैं प्राउड टू बी अ दिमागी नक्सल। जो चाटुकारिता की बात करते हैं, नक्सलियों की चाटुकारिता से तो अच्छी है तिरंगे की चाटुकारिता। लेकिन जो भारत के संविधान का विरोधी, वो मेरा शत्रु है। कि ऐसा इलाज होता है कि दोबारा ये देशद्रोह की बात नहीं करते। जुनैद परोस रहा था, उससे दिक्कत नहीं, अगवा पहन के चला जाता, कोई तिलक लगे, सबको बड़ी आपत्ति थी। दिल पाकिस्तानी, शरीर हिंदुस्तानी। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। द अमन पॉडकास्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं अमन चोपड़ा। दिमागी नक्सल साहब, ये शब्द जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस्तेमाल किया, देखिए किसी का नाम नहीं लिया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, लेकिन तीर सटीक निशाने पर लगा है, चोट सटीक हुई है। प्रधानमंत्री ने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन अब लोग निकल निकल कर कह रहे हैं आई एम प्राउड टू बी अ दिमागी नक्सल। मतलब बोलते हुए शर्म आ रही है कि कोई देश का गृह मंत्री रहा है, वो कह रहा है प्राउड टू बी अ दिमागी नक्सल। महबूबा मुफ्ती कह रही हैं कि मैं दिमागी नक्सल हूं। मैं कह रहा हूं साहब, ये चाहे राजनीतिक बिरादरी से, समाज से, सेवा से, सोशल सोसाइटी से, इसके अलावा मीडिया से भी कई लोग हैं जिनको बहुत दर्द हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नाम नहीं लिया, लेकिन किरण रिजिजू को स्पष्ट करना पड़ा कि साहब विपक्षी नेताओं को कहा ही नहीं है दिमागी नक्सल, क्योंकि ये तो पी चिदम्बरम ने खुद कहा था कि नक्सल समस्या सबसे बड़ी तब होती है जब इंटेलेक्चुअल सपोर्ट मिलता है। और साहब दिमागी नक्सल क्या है भी या नहीं, ये एग्जिस्ट करता भी है या ये सब दिमागी उपज है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कहा है ऐसा कुछ होता ही नहीं है, सब कपोल कल्पना है, या वाकई दिमागी नक्सल होता है तो साहब आप कैसे पहचानेंगे? भाई हमें भी तो जानना है ना कि अगर कोई दिमागी नक्सल आपके अगल बगल बैठा है, आपकी सोसाइटी में, आपके पड़ोस में है, आपके ऑफिस में है, क्योंकि ये तो दिमागी नक्सल तो इंटेलेक्चुअल सपोर्ट देने वाला सिस्टम होता है। ये मेरी नजर में नक्सलियों से ज्यादा डेंजरस होता है। तो कैसे पहचाने? मुझे लगा साहब पहचानने के लिए उनके ट्रेट्स के बारे में पता होना चाहिए। तो एक विशेष मेहमान है आज, मैं बता रहा हूं, आज द अमन पॉडकास्ट का ये जो पॉडकास्ट है, ये जो इंटरव्यू है, जो साक्षात्कार होगा, ये आज कोई छोड़ नहीं पाएगा, क्योंकि आज हमारे साथ आपकी रिक्वेस्ट पर कई लोगों ने बोला था आप इनको बुलाइए। आप देखिए, अब उनके दर्शन होंगे आपको, ये आ गए स्क्रीन पर सामने। नमस्ते सर। उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह हमारे साथ इस वक्त लाइव है। विक्रम जी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू सो मच सर, आपने द अमन पॉडकास्ट ऐप के लिए समय निकाला सर। नमस्कार अमन जी, आपको बहुत बहुत साधुवाद, शुभकामनाएं। ऐसा कम जीवन में होता है अवसर जब आदमी ये सोचता है कि इस पॉडकास्ट पे, ये पॉडकास्ट नहीं, एक तीर्थ यात्रा होगी, एक राष्ट्र सेवा होगी। मैं अपने को धन्य मानता हूं कि आपने अवसर दिया, अपने उत्कृष्ट प्लेटफॉर्म पर मुझे वार्तालाप का अवसर दिया। जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद, वंदे मातरम। सर पहले तो समझाइए, ये दिमागी नक्सल होते हैं? सीधा दिमागी सवाल, होते हैं नक्सल नहीं होते हैं, बताइए अब। 100% नहीं होते हैं, 200% होते हैं जीवन पर्यंत। ये वो स्लो पॉइजन है, ये वो मीठा जहर है जो आता रहता है और आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा कि ये किस तरीके से गांव के तालाब को और पूरे कुएं को इसने विषाक्त कर दिया। हम लोगों ने 36 साल तक पुलिस में हम लोग रहे हैं। नक्सल चरमपंथियों से उत्तर प्रदेश आप अवगत होंगे कि आपके मिर्जापुर, चंदौली, सोनभद्र और गाजीपुर ये खूब प्रभावित थे। और जब मैं सीआईएसएफ में था तो पूरी तरीके से इनका एक बहुत, जिनकी कमेटी होती है, जैसे कम्युनिस्ट पार्टी की कई कमेटीज होती हैं, तो इनका जो बेसिक टेनेट होता है, माओ से तुंग की लाल किताब, उसका पहला सूक्त है, रेवोल्यूशन बिगिंस फ्रॉम द बैरल ऑफ द गन, बंदूक की नाल से। तो जो बंदूक की नाल वाते हैं वो होते हैं सशस्त्र नक्सल। और इनका जो थिंक टैंक, आपके सामने एक लैपटॉप है जिसपे आप काम कर रहे हैं, उसका एक सॉफ्टवेयर होता है। ये सॉफ्टवेयर वही होता है जो इसकी प्राण ऊर्जा और जो थिंकिंग है वो वही तरीके से जो दिमागी नक्सल होते हैं। तो सॉफ्टवेयर अगर उत्कृष्ट होगा, जो कि है, कुशाग्र है, बलवान है, धनवान है, धनबल, बाहुबल और राजनीतिक बल, और अभी तो 100 लोगों ने पत्ते आउट कर दिए हैं। एक चिट्ठी लिखी चीफ जस्टिस को कि शर्जिल इमाम और उमर खालिद की जमानत कर दीजिए। आप पीड़ा देख लें, आपके हजारों लोग ऐसे हैं जेलों में जिनकी उम्र 60 से ज्यादा, उनके बारे में पीड़ा नहीं होगी। लेकिन जो देशद्रोही सर, लेकिन ये पता है क्या है, मतलब माफी मैं बीच में टोक रहा हूं, तो फिर ऐसा हो जाएगा जो सरकार का विरोधी वो दिमागी नक्सल। आपने कहा भाई उमर खालिद की जो रिहाई की मांग कर रहा है, या जो शर्जील इमाम के साथ जो भारत का चिकन नेक काटने की, उत्तर पूर्व को भारत से अलग करने की मांग करता है, जाहिर तौर पर ये लोग भारत के दुश्मन है, लेकिन विरोधी इनके समर्थन में है। तो जो सरकार का विरोधी है,
जो इनकी रिहाई की मांग करता है, तो वो फिर ये दिमागी नक्सल हो जाएगा, फिर जो सरकार का विरोधी, फिर ये कहा जाएगा। आप ध्यान से सुने, मैं किसी राजनीतिक दल में नहीं हूं, भारतीय नागरिक हूं, सामान्य वरिष्ठ नागरिक हूं, लेकिन जो भारत के संविधान का विरोधी, वो मेरा शत्रु है। मैं खुल के कह रहा हूं आपके चैनल पे, वो मेरा शत्रु है। और हर जो संविधान को मानने वाला, जो भारत का को पूजनीय अपनी भारत माता मानता है, उसका दुश्मन अगर नहीं है तो जरा अंतर मंथन कर लीजिए आप। इस तरीके के दो टुकड़े के लोग जो ग्लैमर कोशंट के आगे जा करके, क्योंकि कुछ सिने तारिकाओं के साथ और कुछ ऐसे तथाकथित लेखकों के बीच में आ जाएंगे, कुछ आईएएस अफसर जैसे हर्षमंदर आदि हैं, उनके साथ सोहबत मिल जाएगी, उस ग्लैमर कोशंट को लेकर के अपने को महिमा मंडित न करिए। आपने दरअसल उड़ता हुआ तीर पकड़ लिया और अब आप कह रहे हैं कि आप दिमागी नक्सल हैं। दिमागी नक्सल अगर हैं तो अपना शुक्र मनाइए कि अब भारत के देश में है जहां वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है, वाइब्रेंट जुडिशरी है, आपको यह कहने का अवसर है। वरना हम लोग अपने पे जब आ जाते थे तो शर्जिल इमाम और उमर खालिद ऐसे जो लोग होते थे या हैं, उनके ऐसा इलाज होता कि दोबारा ये देशद्रोह की बात नहीं करते थे। मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, आपकी मजबूरी क्या है? मुझे पहले परिभाषा समझा दीजिए दिमागी नक्सल की, जितने लोग इस वक्त हैं, मैं भी जानना चाह रहा हूं परिभाषा। दिमागी नक्सल कौन होता है? जो इंटेलेक्चुअली खाद पानी दे, सपोर्ट करे, जिसके हाथ में बंदूक ना हो, लेकिन जो कलम के जरिए या दूसरे सपोर्ट के जरिए। आपकी परिभाषा क्या है दिमागी नक्सल की, ताकि हम भी पहचान पाएं? परिभाषा बड़ी सीधी है, अगर आप समझना चाहें। आप तो समझ, जब मैं आप कह रहा हूं, लेकिन कुछ लोगों ने आंख पे गांधी जी के 3 बंदरों की तरह आंख पे पट्टी, कान में हाथ और मुंह पे बिल्कुल ढाटा बांध रखा, क्योंकि वो सुनना नहीं चाहते हैं। जो लोग नक्सलियों को, राष्ट्र विरोधियों को ऑक्सीजन, खाद पानी दे रहे हैं, कैसे? आइडियोलॉजिकल इंजन, उनकी आइडियोलॉजी और उनको एक आदर्श दे रहे हैं और रोड मैप दे रहे हैं, लॉजिस्टिक हब प्रोवाइड कर रहे हैं, जो उनको लीगल कवर दे रहे हैं, जो उनके रिक्रूटमेंट पे उनकी सहायता कर रहे हैं। और जब सुप्रीम कोर्ट में किसी कोर्ट में जाता है तो महंगे वकील खड़ा करते हैं, और जब उनको जेल हो जाती है, ये बेचारे फादर स्टैनली केवल 84 वर्ष के थे, इनको पार्किंसन हो गया है, ये एनआईए में जेल गए थे और वहीं जेल के अंदर मौत हुई थी। और मेरी सख्त ये वकालत रहेगी, ये मिसप्लेस्ड कंपैशन न दिखाए देशद्रोहियों के खिलाफ। ये जो ड्रामा कर रहे हैं ना, इनको ड्रामा करने दीजिए। मैं तो और कहूंगा आगे, जितने जितने ये लोग दिमागी नक्सल अपने को कह रहे हैं, जो बड़े मियां हैं उनकी तो नहीं, लेकिन छोटे मियां की तो फाइनेंशियल चीजें जांच हो ही रही है। इनकी मजबूरी का कारण यह है कि जो नाजायज और जूठन प्राप्त हो रही है, सोरस की है, विदेशों से आ रही है, उस जूठन का अगर ऑडिट हो जाए, ये सब जाएंगे जेल। तो इससे अच्छा है कि जाने से पहले नाखून कटा करके हीरो बन जाओ। ये सारा खेल है ये, क्योंकि इनकी जांच मैं साहब के चैनल के माध्यम से कहूंगा, जो नक्सल पंथियों के पक्ष में बोल रहे हैं, इसमें हर्षमंदर भी हों, स्वरा भास्कर भी हैं, नसीरुद्दीन शाह भी हैं, मैं नाम लेके बात को, मैं ऐसी गुपचुप बातें नहीं करता हूं, अरुंधति रॉय हो, इनकी जरा माली हालात की जरा कायदे से स्क्रूटनी एक बार हो जाए। और स्क्रूटनी एक बार हो जाए कि जितनी बार ये विदेश गए हैं, जितनी बार विदेश आए हैं, वो किसके स्पॉन्सरशिप पे आए गए हैं, और इनकी माली हालात में बाहर से कितना इनको धन प्राप्त हुआ है। आप देखिए एफसीआरए को लेके क्यों पीड़ा हो रही है। नहीं, लेकिन तो एक जो मैं बीच में टोकूं, ये सिर्फ जो नक्सलियों को इंटेलेक्चुअल सपोर्ट दें वो दिमागी नक्सल, या जैसे अभी एक आंदोलन हुआ था सड़कों पर, तो हमने देखा कि भाई अविश्वास को अराजकता का हथियार बनाया गया। एक किसी ने कहा कि अब संसद का रास्ता जो है, लोकतंत्र का रास्ता संसद से नहीं सड़क से तय होगा, चुनाव से नहीं रेजिस्टेंस से तय होगा। ये लोग भी उसी कैटेगरी में आएंगे, या सिर्फ जो नक्सलियों को सपोर्ट दे इंटेलेक्चुअल वो दिमागी नक्सल, या ओवरऑल जो ये सब चीज, मैं वो सिर्फ नक्सलियों वाले या बाकी ओवरऑल भी? नहीं अमन जी, वो बड़ी नैरो डेफिनेशन हो जाएगी। अगर केवल जो सशस्त्र नक्सल जो जंगलों में, छत्तीसगढ़ के और दांतेवाड़ा में और इन जगहों पर क्रियाशील हैं, उनको तो बड़ी नैरो डेफिनेशन हो जाएगी। ये जो अब मैं आपके सामने 2-4 नारे प्रस्तुत करता हूं अर्बन नक्सल, तो आपको और क्लियर हो जाएगा दिमागी। कश्मीर की आजादी तक जंग चलेगी, भारत की बर्बादी तक जंग चलेगी। ये क्या दिमागी नक्सल नहीं है? ये 200% ये इनके भी पिताश्री है। सही बात है। जो जितना भी टुकड़े टुकड़े गएंगे, हिंदुस्तान तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, ये 200% दिमागी नक्सल है। अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। अब आप हमसे पूछते हैं कि पहले आप अर्बन नक्सल की परिभाषा बताइए। मैंने आपको क्वांटिफाई कर दिया है कि आपके मन, कर्म और वचन, आचरण और वित्तीय अनुशासनहीनता आपने जहां जहां दिखाई है वो द्योतक है। मैं काम करता हूं, एक रैपिड फायर करता हूं आपसे, मुझे बताइए ये है या नहीं है? जो लोकतंत्र की लड़ाई संसद से नहीं सड़क से लड़ने का पाठ पढ़ा है 100%।
इनकी अपनी मनमानी जो डेफिनेशन कहे है। चुनाव की जगह प्रतिरोध या रेजिस्टेंस के लिए उकसाए, जो कहे चुनाव नहीं रेजिस्टेंस से के या प्रतिरोध के जरिए जो है लोकतंत्र की लड़ाई लड़ी जाएगी, जो भारत को नेपाल बांग्लादेश बनाने के लिए सुलगाए है अर्बन नक्सल। क्योंकि क्रांति की शुरुआत बंदूक की नाल से होती, ये दूसरे रूप में परिमार्जित करके बताया है। जो दंतेवाड़ा में 76 जवानों की शहादत का जश्न मनाए, बिल्कुल सही, अर्बन नक्सल। नक्सलियों के सशस्त्र विद्रोह को क्रांति बताए, अर्बन नक्सल। और नक्सलियों के मरने पर मातम बनाए, हिडमा से हमदर्दी दिखाए, अर्बन नक्सल। अफजल गुरु की फांसी को गलत बताए, अर्बन नक्सल। भारत के नॉर्थ ईस्ट को अलग करने का प्लान बनाए, वंदे मातरम को मजहबी बताए, अर्बन नक्सल। देश के युवा को इंडियन स्टेट के खिलाफ भड़काए, पत्थरबाजी को सही बताए, अर्बन नक्सल। दुनिया में जाकर ब्रांड भारत को नीचा दिखाए। ये कुछ लोग कहेंगे ये पॉलिटिकल सवाल है, लेकिन ये भी मैं पूछ रहा हूं, दुनिया में जाकर ब्रांड भारत को नीचा दिखाए या भारत के लोकतंत्र की सुपारी देकर आए, अर्बन नक्सल। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और जो दूसरे देशों के साथ मिलकर लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकार को उखाड़ फेंकने का षड्यंत्र बनाए, ये भी अर्बन नक्सल है, दिमागी नक्सल है। फिर कहेंगे तो सारा विपक्ष दिमागी नक्सल हो जाएगा भाई। फिर तो विक्रम जी, फिर सर अगर आपने चिदम्बरम जी, देखिए पोस्ट दिखाता हूं आपको, ये आप तक पहुंच गया होगा वैसे पोस्ट। चिदम्बरम जी वैसे भी अपने जरा अपने परिवार, हाँ अपने परिवार को जरा, मैं समझता हूं उसके बारे में उनको चिंता करनी चाहिए, क्योंकि कार्ति चिदम्बरम के बारे में जो आरोप लगे हैं किसी से छुपे हुए नहीं है। तो मैं कार्ति चिदम्बरम और पी चिदम्बरम में कोई फर्क नहीं मानता हूं। और you are proud to be a dimagi naxal, then you require psychiatric intervention also. Then in that case, you require legal intervention and psychiatric intervention also, Mr. चिदम्बरम। ये ब्रेविडो दिखाइए कहीं और जाकर के, लेकिन अगर एंटी नेशनल एक्टिविटीज कोई भी बात हमारी अगर कॉन्स्टिट्यूशन की कसौटी पे नहीं बैठ रही है, आपसे मैंने निवेदन किया था अमन जी कि आप अगर दिमागी नक्सल थे तो इसको इलेबोरेट कीजिए, क्यों दिमागी नक्सल? क्योंकि आप अपने बेटे के भ्रष्टाचार को कवर अप करना चाहते हैं, इसलिए हो सकता है दिमागी नक्सल हो सकता है आप चाहते हैं कि आपके बेटे कार्ति चिदम्बरम ने जो नाजायज संपत्ति पैदा की है उसको लेकर के आपको दुश्चिंता हो, तो आप हीरो बनना चाहते हैं, पॉलिटिकल सफरर बनना चाहते हैं, बाद में अमेरिका को पॉलिटिकल सफरर होकर जाके वहां पर आपको सिटीजनशिप चाहिए होगी, तो ये हो सकता है उसका ताना बाना बुन रहा है। मैं बड़ी दूर की सोच के बताता हूं, ये लोग ये बायां हाथ नहीं जानता दाहिना क्या कर रहा है, अपने को पॉलिटिकल सफरर कोटा में डाल करके और कुछ कोटे का लाभ उठा के अमेरिका या इंग्लैंड की नागरिकता ले सकते हैं ये। लेकिन ये देखिए, अब इन्होंने बोला आई एम प्राउड टू बी ए दिमागी नक्सल, और ये कहने वाले भी यही थे, इंटेलेक्चुअल सपोर्ट स्टैंड्स इन द वे ऑफ टैकलिंग माओइस्ट चिदम्बरम। तो ये चिदम्बरम जी का भी हृदय परिवर्तन जो मोदी जी आज कह रहे हैं, ये तो खुद पी चिदम्बरम खुद कह चुके हैं कि इंटेलेक्चुअल सपोर्ट सबसे बड़ा रोड़ा है नक्सलवाद से निपटने के लिए। तो ये इनका ये चेंज ऑफ माइंड है क्यों? देखिए 2013 नवंबर में सुशील शिंदे तत्कालीन गृह मंत्री ने सुप्रीम कोर्ट में शपथ पत्र दिया था और उन्होंने कहा था अर्बन नक्सल्स आर अ प्रॉब्लम दैट हैव टू बी डेल्ट विथ। ये तो ऐसा कि जैसा होता है देश वैसा होता है पेश, तब इनको सूट किया तो सुप्रीम कोर्ट में शपथ पत्र दिया। सुशील शिंदे तत्कालीन गृह मंत्री। हाँ, इन्होंने कहा मैं आपको एफिडेविट देकर के अर्बन एफिडेविट देकर के, हाँ मैं आपको दिखा देता हूं, एक बार देख लें। अर्बन नक्सल्स मोर डेंजरस देन द गोरिल्ला आर्मी यूपीए सेड इन 2013। एक बार जरा इसको देख लें। तो आज तो आपने जो है, ये सारे क्यों कह रहे हैं प्राउड टू बी अर्बन? महबूबा मुफ्ती कह रही है मैं भी अर्बन, मैं भी दिमागी नक्सल। पी चिदम्बरम कह रहे हैं मैं भी दिमागी नक्सल। कुछ हमारे पत्रकार बिरादरी में भी कुछ हैं, उनको भी बड़ा दर्द हुआ, उनको तो नाम नहीं लिया। आप नाम ले लें, राजदीप सरदेसाई हैं, जैसे राजदीप सरदेसाई हैं। हाँ, आप नाम न लें, क्योंकि आपकी मजबूरी सो कि मेरी ऐसी कोई मजबूरी नहीं है कि मैं जिसको जो मैं कहना चाहूं मैं ना कहूं, मेरी ऐसी कोई मजबूरी नहीं है। तो पीएम ने लिया ही नहीं है, फिर ये सब अपने ऊपर क्यों गिल्ट ट्रिप पर हैं कि नहीं भाई हमें कहा होगा? ये भाई अमन जी, आप इतने परिपक्व सीनियर एडिटर हैं। चोर की दाढ़ी में तिनका, ये चोर की दाढ़ी में तिनका नहीं, चोर की दाढ़ी में झाड़। इतने सारे चीजें, चिदम्बरम भी आ गए और तमाम लोग आ गए, राजदीप भी आ गए, तमाम लोग आ गए। अरे भाई हो तो हो, लेकिन सवाल उठता है कि आपको थोड़ा अलग दिखने की जो उत्कंठा है, अलग दिखने की उत्कंठा है, और जो नचनियों गवैयों के साथ बैठने की, आपको वहां जाकर के जो सड़कीला जो आंदोलन हुआ था, तो जुनैद नाम के जंतु से, जिसकी मतलब हर जो उसके मजहब के चिन्ह थे वो लगा करके
वो दिव्य व्यंजन जो भीख में प्राप्त हुआ था, दूसरों के टुकड़े पे आ रहा था, जुनैद परोस रहा था, उससे दिक्कत नहीं। लेकिन अगर कोई भगवा पहन के चला जाता, कोई तिलक लगाए, सबको बड़ी आपत्ति थी। तो आप समझ सकते हैं कि दिल आपका जो है वो पाकिस्तानी है। दिल पाकिस्तानी, शरीर हिंदुस्तानी, नाम हिंदुस्तानी, व्यवहार पाकिस्तानी। अब आप समझ सकते हैं कि इस तरीके की चलने वाला नहीं है। हम खूब समझ रहे हैं कि जहां से माल आ रहा है, कुछ वफादारी तो और वफादारी तो आपको निभानी ही पड़ेगी। लेकिन देश देख रहा है आपकी मैं एक चीज सोच रहा था आज जब मैंने पी चिदम्बरम का पोस्ट पढ़ा, तो भाई प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि दिमागी नक्सल, तो उन्होंने कहा आई एम प्राउड टू बी दिमागी नक्सल। किसी ने नहीं कहा आई एम प्राउड टू बी ए हिंदू टेररिस्ट। भगवा आतंकवाद की भी थ्योरी गढ़ी गई थी ना, उस ये कभी नहीं कहा गया कि आई एम प्राउड भगवा टेररिस्ट, क्योंकि शायद भगवा टेररिस्ट होता ही नहीं है। लेकिन अब सबको दर्द हो रहा है। लेकिन उन्हीं के कार्यकाल में ये देखिए, ये भी आंकड़े जो हैं कुछ मेरे पास हैं, जो आप मेरे से बेहतर बता पाएंगे। ये सारे यूपीए कांग्रेस के समय में, ये 4 से 14, 1913 पुलिस वाले शहीद, 5000 निर्दोष भारतीय मारे गए, 90, ये सारा आंकड़ा घुमा देने वाला, 92% वेपन्स जो नक्सलियों के वो पुलिस आर्मरी से लूटे, वो पुलिस के लूटे हुए हथियार, 92% सर। तो ये क्या चल रहा था? ये कौन से वाले दिमागी, ये एक्चुअल वाले नक्सली? अमन जी, 2008 में मैं पुलिस महानिदेशक था उत्तर प्रदेश का, और डीजीपी इस कॉन्फ्रेंस पे दिल्ली आया था। श्री मनमोहन सिंह जी भारत के प्रधानमंत्री थे, और तत्कालीन डायरेक्टर आईबी अजीत डोवल साहब ने कहा कि भारत का 40% भूभाग नक्सल पंथियों से, लेफ्ट विंग से आच्छादित है, 40%। और ये भयावह स्थिति है। लेकिन उसके बारे में जो आपने आंकड़े प्रस्तुत किए हैं, उससे ये 20 पढ़ेंगे, 19 नहीं पढ़ेंगे। तब भी कुछ विंडो ड्रेसिंग करके अमन जी इनको कम करके दिखाया जाता था। और नक्सलियों का जो साहित्य मिला था उसमें क्लियर कट लिखा था, हम आपको हथियार नहीं देंगे, आप पुलिस और पैरामिलिट्री को लूट करके, उनकी हत्या करके हथियार और गोला बारूद तैयार कीजिए, अपना प्राप्त कीजिए। और जिस तरीके के, ये बहुत बड़ा व्यापार है। आप इसको ये समझें कि केवल ये वहां जाकर के ये गए कहां, जहां खाद्य और खनिज पदार्थ बहुत ज्यादा है, जहां पर इंटर स्टेट बॉर्डर्स हैं, जहां पे पशुपति से तिरुपति तक इन्होंने एक रेड कॉरिडोर बनाने की कोशिश की। और इनकी उगाही का परिमाण ये था कि 25,000 करोड़ साल की इनकी एक मोटा मोटी एस्टिमेट था कि जो इनकी ऊपरी आमदनी होती थी। दिखाने को ये जंगल में रहते थे, माल उड़ाते थे इधर, और उसमें यही होता था कि जो थिंक टैंक को भी अच्छा माल जाता था। आज देखिए कि जिन बच्चियों ने कभी शीशा नहीं देखा, कभी कंघा नहीं देखा, आज वो बच्चियां जो हथियार उठाने के बाद, रखने के बाद, आज इनकी जिंदगी का रूपांतर तो देख लीजिए। ये तस्वीरें चलाई थी, ये सक्सेस स्टोरी, बिल्कुल बिल्कुल। और ये बच्चियां जो है, ये इनको जब पहली बार ये कपड़े और वस्त्र और ये दिए गए, तो ये रोने लगी। इनका कि काश ये पहले मुझको ये मालूम पड़ता कि ये भी एक दूसरी दुनिया है। लेकिन दूसरी दुनिया तक इन्होंने जाने नहीं दिया। तो ये दिमाग, जिसको कहते हैं कि दिमागी नक्सल नहीं, दिमागी धूर्त अगर कहें, नक्सल नहीं, दिमागी धूर्त, क्योंकि इसमें माल आ रहा है। ये जो हमारे बच्चे हैं, इनके मुंह से निवाला थाली छीन करके वो हमने गटक कर लिए। तो मैं कहूंगा जो चिताबर दिमाग, जो अपने को आज अमनजीत दिमागी नक्सल कह रहे हैं, मैं उनको दिमागी धूर्त कहता हूं, दिमागी डकैत कहता हूं। मैं जितने भी लोग ये देख रहे हैं, उनको फायदा कैसा होगा? ये इस इंटरव्यू से जो उनको फायदा होगा, उनको पता लगेगा इनको पहचाने कैसे। अब मुझे समझाइए कि मेरे को अगर कोई मिलता है, ठीक है ना, मैं कई लोगों से ऐसे मिला हूं, मुझे भी समझ में आ रहा है वो भाई बड़ा वाला दिमागी नक्सल था। अब मैं भी कुछ लोगों को रिलेट कर पा रहा हूं। तो आप मुझे समझाइए इन लोगों की पहचान क्या, इन्हें पहचाने कैसे, इनके ट्रेट्स क्या होते हैं कि हाँ पता लगे अगर इस तरह की कोई इंडियन स्टेट से के खिलाफ लड़ाई, या कोई भाई अराजकता को ग्लैमराइज, या कोई नक्सल, तो इनको पहचाने कैसे विक्रम सर, कैसे पहचाने, बताइए। इसमें अमन जी मैं आपको 2 तरीके हैं, एक तो सोशल मीडिया पे, और दूसरा व्यक्तिगत जब आप बातचीत करते हैं। व्यक्तिगत जब आप बातचीत करते हैं तो उसके 5-6 तकिया कलाम होते हैं। तकिया कलाम कहते हैं सेट फ्रेजेस। आजकल इंटॉलरेंस, आजकल भारत में इंटॉलरेंस बहुत हो गई है। ठीक, हमको लोगों को पाकिस्तान से बात करना चाहिए। हमारे यहां जुडिशरी पूरी कॉम्प्रोमाइज्ड हो चुकी है, ईसी पूरा कॉम्प्रोमाइज्ड हो चुका है, हर चीज कॉम्प्रोमाइज है। तो तुम काहे को यहां बोझ बने हो? जहां तुमको इससे ज्यादा बेहतर मिले, खाओगे तुम भारत की, गुणगान करोगे पाकिस्तान का, चरमपंथियों का। तो ये इनके 3-4 तकिया कलाम हैं। और जो सोशल मीडिया पे है, जो मुझे तो मिलते ही हैं, मैं उसको मिनी मेडल अलंकरण मानता हूं, और मैं चाहूंगा और मिले, आपको भी मिलते हैं और मिलेंगे।
रिटायरमेंट के बाद डीजीपी इतनी चाटुकरता शासन प्रशासन की नहीं करनी चाहिए। अब मैं चाटुकरता करूं या न करूं, ये मैं एक आजाद मुल्क का आजाद नागरिक हूं। मैं क्या करूंगा क्या नहीं करूंगा, आपके मार्गदर्शन की मुझे जरूरत नहीं है। आप अपनी विद्वता वहां छांटिए, और ये जो 100 लोगों ने पत्र लिखा है, इसकी बत्ती बना के जाके अपने घर में जलाइए, ज्यादा रोशनी होगी। आपका मार्गदर्शन और आपके माइंड को मोल्ड करने की कोशिश करेंगे, समझ गए आप? आपको इमोशनली आपके आत्मविश्वास को तोड़ने की कोशिश करेंगे। नहीं तो सीधा है भाई, पाकिस्तान की जो चाटुकारिता की बात करते हैं, नक्सलियों की चाटुकारिता से तो अच्छी है तिरंगे की चाटुकारिता। अगर आप तिरंगे की और देश की चाटुकारिता कर रहे हो, नक्सलियों की चाटुकारिता से तो बेहतर है ना। अमन जी, मैं क्या कर रहा हूं, अगर लीगल, हाँ चलिए पहले कंप्लीट करें, फिर अगला सवाल लूंगा। हाँ बोलिए। अगर मैं लीगली जो चीज अलाउड है अगर मैं कर रहा हूं, ये मेरा विवेक है। मैं आपके हिसाब से नहीं चलूंगा। जैसे आपको कहते हैं गोदी मीडिया, मैं अगर आपकी जगह कहकर तुम हो पॉटी मीडिया, गोदी मीडिया हम है या नहीं हम, ये तो डिबेटेबल है। तुम पॉटी मीडिया हो, मैं कोई काम इलीगल कर रहा हूं तो बताओ जी, आगे बताओ। एक नया वाला नाम आ गया सर, पालतू मीडिया। पालतू मीडिया, जी हाँ, पालतू मीडिया। पालतू मीडिया ये नया टर्मिनोलॉजी है, और ये नहीं अच्छा किया आपने बता दिया। बताते हुए उनका बैज ऑफ ऑनर है जो वो पालतू मीडिया है। जब जिसको राहुल गांधी चूहा कह देते हैं, वो भी वो हंसते हंसते बैज ऑफ ऑनर ले लेते हैं कि राहुल जी कह रहे हैं, सही कह रहे होंगे, हम चूहा से। नहीं अमन जी, आपको ज्यादा भाव नहीं दें। कुत्ता हमें काट ले तो हम कुत्ते को थोड़ी काटेंगे। डॉग्स बार्क, एलिफेंट्स वॉक। अच्छा सर, ये नक्सल मुक्त भारत किस तरफ हम बढ़े हैं, जो गृह मंत्री अमित शाह का जो संकल्प, वो उसको आप उस उपलब्धि को किस तरह से देखते हैं? दिमागी नक्सल, क्योंकि प्रधानमंत्री ने कहा सशस्त्र नक्सलवाद हमने लगभग खत्म कर दिया है। 180 से ज्यादा जिले आज शून्य, एक भी जिला नक्सल प्रभावित नहीं, सरकारी आंकड़े गृह मंत्रालय के। तो उस सशस्त्र नक्सलवाद के को लेकर जो हमने विजय प्राप्त की है भारत ने, उसको आप किस तरह से देखते हैं? और दूसरा, नक्सल मुक्त भारत पर जिनको गर्व नहीं, उनको नक्सली, दिमागी नक्सली होने पर गर्व क्यों? ये दो सवाल है मेरे। अमन जी, पहले जब 2025 में ये कहा जाता था कि भारत 31 मार्च 2026 को ये भारत नक्सल मुक्त हो जाएगा, तो मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा था। मैं समझता था कि आप डिलीरियम में है या आप लगता है नशापाती करके आए हैं, ये इम्पॉसिबल टारगेट है। लेकिन प्रबल इच्छा शक्ति और अप्रतिम शौर्य दिखाने के उपरांत और सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति से 31 मार्च 2026 को भारत नक्सल मुक्त हुआ। और इसके पीछे का जो तपश्चर्य है, इंटेलिजेंस कलेक्शन, टॉप मोस्ट एंड द बेस्ट इक्विपमेंट, कोऑर्डिनेशन, यूनिटी ऑफ चेन ऑफ कमांड, और वो चीजें जो पहले संभव नहीं थी। मैं आपको छोटा सा मिसाल देता हूं कि मैं जब बनारस में था, आईजी बनारस, तो ये पूरा नक्सल प्रभावित क्षेत्र था। तो रोहतास फोर्ट जो बिहार में था, वहां पे नक्सलियों की, चरमपंथियों की, पीपुल्स वॉर ग्रुप की पासिंग आउट परेड होती थी। और हम उनसे कहते थे, नहीं हमारे यहां नहीं होती थी। जब भारत सरकार में MHA में मीटिंग हुई नक्सल सेल में हम लोगों की, तो मैंने कहा भाई आपके यहाँ रोहतास में ये पासिंग आउट परेड होती है? तो वहां के जो अधिकारी थे उन्होंने कहा हम गंगा जली लेके बाई फादर कसम खाते हैं हमारे यहाँ ये सब नहीं होता। तो मुझे मालूम था आप यही कहेंगे, लेकिन हमने अपने तरीके से वहां की वीडियो बना ली थी, और हम चाहेंगे जरा आपके टीवी पे देख ली। तो बगल में 100 किलोमीटर पे तो पासिंग आउट परेड हो रही है, हमको छलनी किए दे रहे हैं, आप पाल रहे हैं। तो आप समझ रहे हैं कि अब जब ये नक्सल उन्मूलन हो गया, तो 25,000 करोड़ साल की कमाई आखिर कहीं तो जा रही थी। जो सशस्त्र नक्सल थे वो तो खर्च करते नहीं थे, ये दिमागी नक्सलों के पास आता था। दिमागी जो नक्सल थे इनके पास, इनकी तो कमाई। आपने पेट पे लात मारा, अब ये बिलबिलाए भी नहीं। आप जब पेट पे लात पड़ी ही गई है तो बिलबिलाएंगे तो है, ये तो इनको बिलबिलाने दीजिए, इनकी अधोगति होनी ही थी। ठीक है, तो मेरे दो सवाल थे। एक तो भाई आज पॉडकास्ट के जरिए आपके, एक तो ये समझ रहा मैंने कि भाई इन दिमागी नक्सलियों को पहचाने कैसे, एक तो ये आपने बताया, और दूसरा आपने बताया दिमागी नक्सल होते हैं, ये ऐसा नहीं है ये कोई शिगुफा है या दिमागी कपोल कल्पना है, ये दिमागी नक्सल होते हैं। लेकिन पॉलिटिकली इस पर हम एकमत क्यों नहीं है? मतलब मैं देख रहा हूं महबूबा मुफ्ती, पी चिदम्बरम, क्योंकि नक्सलियों का कोई वोट बैंक तो है नहीं। कभी कभी क्या होता है, आतंकवादियों को जब एनकाउंटर होता है तो आतंकवादियों के लिए आंसू बहाए जाते हैं, क्योंकि तुष्टीकरण के चक्कर में लगता है कि एक आतंकवाद समर्थक कोई वोट बैंक होगा, पता नहीं है या नहीं है, वो वोट दे देगा। लेकिन नक्सलियों को लेकर सेम चीज, सेम पैटर्न क्यों है? देखिए मैं आपको बताता हूं, महबूबा नहीं है। जी देखिए, महबूबा मुफ्ती के वालिद मरहूम जब शपथ ग्रहण कर रहे थे कश्मीर के मुख्यमंत्री की, आपने तो नहीं देखा, मैंने देखा था, वो भी एक शर्मनाक एक मौका था। तो उन्होंने सबसे पहले शुक्रिया अदा किया पड़ोस के मुल्क का, कि मैं शुक्रगुजार हूं उनका कि उन्होंने यहाँ पे इंतखाबात होने दिया अमन व अमान से।
मैं उन भाइयों और बहनों का भी शुक्रगुजार हूं जिन्होंने हथियार उठाया है और ये मोहलत दी हम लोगों को कि इंतखाबात अमन व अमान से हो जाएं। जब वो बिस्मिल्लाही करते हैं अपने गुरु और अपने आका का नाम ले करके, वो तुष्टीकरण की पराकाष्ठा है। उनके मन कर्म वचन में वही दिल उनका है कहीं और, वाणी जा रही है कहीं और, भाव है कहीं और, आंसू किसी और के लिए और श्राप किसी और के लिए। ये पूरी, अब आप देख लीजिए, अब यूपी में आ जाइए, आपके संजरपुर गांव जिला आजमगढ़ में जो बाटला हाउस एनकाउंटर हुआ था, उनके जब मारे गए जब चरमपंथियों के, तो उनकी फोटो जब दिखाई गई तो ये बताया गया कि उनके आंसू नहीं थम रहे थे और ये बताया कि हटा लो, मुझे देखा नहीं जा रहा, इतनी पीड़ा हो रही है। तो ये पीड़ा क्यों हो रही है? ना आपके रिश्ते में लगते हैं, बाटला हाउस एनकाउंटर में मारे गए। सलमान खुर्शीद ने खुद बताया था आंखों में आंसू थे जी। इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा शहीद हो गए, तो इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा के लिए एक शब्द किसी ने का याद करें। इसी को मैं कहता हूं कि कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना। आप सिर्फ, जिसको हम कहते हैं ना, हम विश्वास नहीं करते हैं, मैं बड़ा सम्मान करता हूं, लेकिन जो सैमुअल जॉनसन ने कहा था, पॉलिटिक्स इज द लास्ट रिसोर्ट ऑफ अ स्काउंड्रल, फिर कह रहा हूं, पॉलिटिक्स इज द लास्ट रिसोर्ट ऑफ अ स्काउंड्रल। आपको जहां चवन्नी दिखाई पड़ जाए या 200 वोट दिखाई पड़ जाए, आपकी सारी मान्यताएं समाप्त हो जाएंगी, आप वहीं जाके पहुंच जाएंगे। आप 2 महीने पहले मैं आपको ले जाता हूं, जो यही लोग जो दिमागी नक्सल है कहते थे, अभी हिंदुस्तान में देखिएगा क्या हालात होते हैं। मोदी और अमित शाह भागेंगे दिल्ली से तुरंत कहीं चोर दरवाजे से, यहां तक इन्होंने बातें कही थी। तो ठीक है, अब जब इनके सारे अरमान मिट्टी में मिल गए, नेपाल नहीं हो पाया, बांग्लादेश नहीं हो पाया, तो ये इसको कहते हैं कि एक होता है जब चोट लगती है तो आदमी बैठ के रोता है, जब ज्यादा आघात होता है तो खड़े खड़े रोता है। ये खड़े खड़े इसीलिए रो रहे हैं कि ज्यादा चोट लग गई। तो क्या पॉलिटिकल क्लास में भी दिमागी नक्सल हैं, या हर सोसाइटी के हर वर्ग में है? मीडिया में, पॉलिटिक्स में, सिस्टम में, हर वर्ग में है ये दिमागी नक्सल। अमन जी, आप अपने प्रश्न का उत्तर जानते हैं, लेकिन शायद दर्शकों की ज्ञानार्जन के लिए आप पूछ रहे हैं। हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा, ये हर जगह होते हैं। और स्टेट की अब ये जिम्मेदारी है, आपकी जो कल्पना शक्ति है उसकी उड़ान पे आप जाएं, लेकिन अगर जो कानून की आपकी छड़ी घुमाने का हक आपका है, राइट ऑफ, लेकिन आपकी छड़ी की जो एंड है वो हमारी नाक तक ना आए, वरना हमारी नाक तक अगर आई तो फिर आप न रहेंगे ना आपकी छड़ी रहेगी, दोनों नहीं रहेंगे। नहीं तो फिर इसलिए अपनी सीमाएं समझ लें। आप अपनी सख्ती को लेकर, खासकर लॉ एंड ऑर्डर के मसले पर आपका 0 टॉलरेंस वाला सीन रहता है। तो फिर ये बताइए, इनका इलाज क्या? अब ये बताइए, सॉल्यूशन बताइए। ये तो प्रॉब्लम की बात कर दी आपने, बता दिया भाई बीमारी है, ये एक ट्यूमर है, जैसे है ना दिमागी नक्सल, तो ये तो ब्रेन ट्यूमर है एक तरीके से। अब ब्रेन ट्यूमर का क्या इलाज है मुझे तो पता नहीं। तो इस दिमागी नक्सल को पहले तो आइडेंटिफाई कर लिया, हमको पता लग गया, पहचाने कैसे आपने बता दिया। अब पता लग गया ये है, तो उसका कानूनन सजा का प्रावधान क्या, कैसे, क्या ट्रीटमेंट, क्या इलाज क्या है? क्योंकि इससे बचना होगा ना भाई हमको। इसको आपको प्रायोरिटाइज करना होगा, प्राथमिकता। अगर ब्रेन ट्यूमर है तो आप पूरे बॉडी की सर्जरी नहीं करेंगे, जहां पर ट्यूमर है उसमें सर्जिकल इंटरवेंशन। आप इनके टॉप 5 जो भारत के हैं इनको चिन्हित कर लें और इनका पूरा सीटी स्कैन, पूरी दया और करुणा भाव से सीटी स्कैन और एमआरआई कराएं, और उसके बाद सर्जिकल इंटरवेंशन। और उसमें सबसे पहले आपके माली हालात, आपने जितनी स्कॉलरशिप्स ली है, विदेश भ्रमण किया है, आपकी संपत्ति की जांच, और उसमें आप पा जाएंगे कि इनके इतने कम से कम 20-20 साल की सजा का इंतजाम आप कर लेंगे। आप और इतना करना, अब ये विकल्प नहीं है, एक अनिवार्यता है देश के सामने कि इनके टॉप 5 हर स्टेट में 5-5 पकड़ लीजिए और आपका इलाज हो जाएगा। मैं नाम भी बता दूं, सबसे अगर मेरी विश लिस्ट, बकेट लिस्ट अगर आप जानना चाहें तो मैं आपको नाम भी बता सकता हूं। जैसे आपके 2-4 लोग हैं, कुछ ऐसे वकील भी हैं, कुछ ऐसे आईएएस ऑफिसर्स भी हैं। हर्षवर्धन नंबर 1 है, वकीलों का नाम लेना ठीक नहीं है, लेकिन ऐसे तमाम ऐसे नेता हैं जो कहते हैं, अब जैसे शर्जील इमाम है, उमर खालिद, उनकी बहुत पैरवी की जा रही है। ये तो न्यूयॉर्क जा रहे हैं और जो वहां का मेयर है उससे मिल करके मदद मांग रहे हैं। इन्हें आपकी हमारी मदद की जरूरत थोड़ी है, लेकिन जो ये कहे कि इनको डिमोरलाइज, इनके नेटवर्क को, इनकी कमर को कैसे तोड़ा जाए, जैसे एफसीआरए का कहा जा रहा है, एनजीओ फंडिंग को लेकर उसको और ट्रांसपेरेंसी उसमें लाया जाए। एफसीआरए क्या वही स्टेप है दिमागी नक्सल? क्योंकि दोनों कोइंसिडेंस है, एक तरफ पीएम ने एफसीआरए का जिक्र किया, फिर दिमागी नक्सल, तो ये दिमागी नक्सल और एफसीआरए कनेक्टेड है? कनेक्टेड है, पूरी तरह से कनेक्टेड। खाद पानी तो बाहर से ही आ रहा है। जब ममदानी के यहाँ पहुंच गए, ये आप समझ सकते हैं कि अपने अम्मा के यहाँ क्यों, कैसे पहुंच गए। और कोई तुम्हें नहीं मिला था, और क्या मिला था, किसी की हिम्मत नहीं है। और पहले जैसे हम लोगों के टाइम में होता था कि ये पता लगा लो ये कौन है, 4-5 आदमी, सबको नहीं, टॉप 2
और पकड़ करके गांठ करके चार्जशीट और आजीवन कारावास, और बाद में जेल गए तो लोग पूछते थे साहब कुछ लोग जेल गए थे 20 साल पहले, उनका हुआ क्या? उनका वो जेल गए ही इसीलिए थे कि सलाख के पीछे ही उनका अंतिम संस्कार हो जाए। समझ रहे हैं? आप चिन्हित कर लीजिए उनका, इतना आपको मौका सरकार को और पुलिस को देंगे इन्वेस्टिगेशन को कि उनको इतनी सजा मिल जाए कि उनका अंतिम संस्कार जेल के अंदर ही हो। नहीं तो एक बार मैं प्राइम मिनिस्टर का बयान सुना दूं आपकी इजाजत से, फिर मैं आपसे बात करूंगा। बेशक, एक मिनट में बयान बेशक। सुनो। हाँ। हिंसा अराजकता के वो रास्ते खोज रहे हैं, समाज को गलत राह पर घसीटने के लिए भांति भांति के दांव कर रहे हैं। इन दिमागी नक्सलियों को पहचानना होगा, इन दिमागी नक्सलियों को आइसोलेट करना होगा और राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनाने की मुख्य धारा की ओर देश की युवा पीढ़ी को जोड़ना होगा। मेरे प्यारे देशवासियों, सुरक्षित भारत बनाना हम सबका दायित्व है। देखिए प्राइम मिनिस्टर के भी शब्दों को अगर आपने सुना, वो उनका शब्दों का चयन बहुत ही, जैसे डिटेक्ट, डिपोर्ट और डिलीट हम लोग कहते हैं घुसपैठियों के लिए, प्राइम मिनिस्टर सिर्फ डिटेक्ट तक है और उनको आइसोलेट करने की बात उन्होंने की है सिर्फ। जैसे मैं इसलिए तुलना कर रहा हूं क्योंकि घुसपैठ को लेकर भी आप बहुत वोकल रहते हैं कि घुसपैठिए जो है वो भारत की इस एकता, अखंडता, संप्रभुता के लिए बहुत बड़ा खतरा है। तो वो कह रहे हैं कि इनको आप डिटेक्ट करें और आइसोलेट करें दिमागी नक्सलियों को, इससे थोड़ी बात बनेगी या बन जाएगी? बिल्कुल बन जाएगी। आप देखिए शब्द को जो निहितार्थ है उसको समझे, आप पहले डिटेक्ट करें, अभी तो आपने किया नहीं। जो घुसपैठियों को ये कहते थे एक सवाल से दूसरा, ये हमारी अमानत है और अगर बांग्लादेश में जगह नहीं मिल रहा है तो तुम यहां आ जाओ, ये तुम्हारे बाप का देश है, यहां हमारी जनसंख्या जो है संभल नहीं रही है और हमारे टैक्स पे पूरा ऑस्ट्रेलिया पल रहा है। पूरा जितनी घुसपैठियों की संख्या ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या से ज्यादा है, जो एक पैसा टैक्स नहीं देते हैं, मुफ्त की बिजली, मुफ्त की गैस, मुफ्त के संसाधन। अब अमनजीत जो प्रधानमंत्री का है कि पहचान, पहले कोई भी क्रिमिनल आप पकड़ते हैं पहले पहचानते हमने हैं। बोला इनको पहले पहचाने और आइसोलेट करें, ये दो चीजें कहीं। आइसोलेट के 4 भाग हैं, रजिस्टर अ केस, ओके, इन्वेस्टिगेट एंड देन आइसोलेट का मतलब यही नहीं होता है उसके बाद भेजिए जेल में, वो होता है आइसोलेशन। और एक होता है सॉलिटरी कन्फाइनमेंट जेल में, एक और होता है तन्हाई। वहां पर कहीं ऐसा तो नहीं कि संकेत ये है कि तन्हाई की सजा मिल जाए वहां पर 1 महीने के अंदर दिन में भगवान के दर्शन होने लगते, 1 महीने बाद वो ऐसी कड़ी सजा होती है तन्हाई वाली आइसोलेशन में। तन्हाई तो वाली। एक ये भी मैं चाह रहा हूं, इस पर भी आप एक टिप्पणी कर दे। वंदे मातरम शुरू करेंगे। और यहाँ पर वंदे मातरम शुरू हो चुका है और कांग्रेस का कौन कर रहा है ये इस पर भी एक रिएक्शन मैं आपका चाहूंगा। ये जो हुआ है ये भी अप्रत्याशित कांग्रेस पार्टी द्वारा, सोनिया जी द्वारा रोका गया। अब तो वो क्लियर हो चुका, कांग्रेस के नेताओं ने खुद ही कह दिया कि वंदे मातरम के संपूर्ण गायन को लेकर उसमें बीच में रोका गया, लेकिन हमने पूरा गाना गाया। ये इसको भी क्या उसी श्रेणी में रख सकते हैं हम इसको 2 तरीके रखते हैं। हमारे पुलिस में ऐसा होता है कि ऐसे जो बहुत ही सॉलम और नेशनल इवेंट्स होते हैं वो परेड की श्रेणी में आते हैं। राष्ट्रगान हो, वंदे मातरम हो, झंडारोहण हो, वो परेड की श्रेणी में आते हैं। और उसमें एक ही छूट मिलती है कि अगर हम राइफल लेके खड़े, जो कि होता है आप बेहोश हो जाए, मैं राइफल के गिर पड़े, तो पीछे स्ट्रेचर की परेड रहती है, जो स्ट्रेचर वाले आते हैं, चुपचाप बेहोश सिपाही को, अफसर को लेकर के चले जाते हैं। केवल इतनी छूट होती है। वहां परेड पे ये छूट नहीं है। केवल आपकी आंख की पुतली और जो बूट के अंदर आपके पैर में अगर बेहोशी आने लगती है, वासोवीगल अटैक, तो आप उतना कर लेते हैं जिससे आप गिर ना पड़े। इसके अलावा ये फालतू, इसको कहते हैं फालतू हरकत परेड में। परेड की भाषा में हम बात भी कर रहे हैं, जस्टिकुलेट भी कर रहे हैं, इसको कहते हैं फालतू हरकत, और जिसमें दंड का भी प्राविधान है कि परेड के दौरान राष्ट्रीय ऐसे गंभीर अवसरों पर इस तरीके का अशोभनीय कृत्य, इसको क्या कहते हैं, फालतू हरकत। और फालतू हरकत के ऊपर फिर आपकी ऑर्डरली रूम प्रोसीडिंग्स होती है, उसमें सजा दी जाती है। ये न हो तो ज्यादा अच्छा है। उसके बारे में मैं और थोड़ा ब्लंटली बोलूं, इसमें ऐसा तो था नहीं कि पहले नहीं पता था 3 मिनट खड़ा होना पड़ेगा।
पहले पता था या तो पता ही नहीं था कि कानून बन चुका है, नेशनल सॉन्ग को जो है राष्ट्रगीत को राष्ट्रगान का दर्जा मिल चुका है, आपको 3 मिनट खड़ा होना होगा, पूरा सम्मान देना होगा। पहले भी पता होगा, पहले भी चेयर लग सकती थी, नंबर 1। नंबर 2, अगर चेयर का ही वाकई विवाद था जैसा सफाई में कहा जा रहा है, तो बाद में भी कौन सी चेयर लगी? नहीं लगी। यानी कि आपको पता ही नहीं था, या तो 2 चीजें हो सकती हैं, पता नहीं था कि कानून बन चुका है तो और खतरनाक, और पता होते सोते किया तो और खतरनाक। तो एक तो एक्सक्यूजेज है, मतलब ये कांग्रेस केवल बहानेबाजी है, ये केवल बहानेबाजी है। अमन जी, आप अगर गंभीर होते तो इसका रिहर्सल होता है, और रिहर्सल आपने किया नहीं, तैयारी आपने की नहीं, कुर्सी का इंतजाम किया नहीं। मैंने कहा ना, हमारे तो स्ट्रेचर तक का इंतजाम होता है, तो कुर्सी कौन सी चीज है? जरा सी दिक्कत होती पीछे से लाके कोई कुर्सी लगा देता, उसमें जाकर के ये पूरी भाव भंगिमा दिखाना, वो जेस्टिकुलेशन करना, इसका कोई औचित्य नहीं है। और इसी को कहते हैं फालतू हरकत। आपने अगर रिहर्सल किया होता, और एक बार नहीं, राष्ट्रीय पार्टी है, सबसे पुरानी भारत की पार्टी है, ये मैं उम्मीद करता था कि ऐसे महत्वपूर्ण अवसरों के लिए आप पूर्वाभ्यास रिहर्सल कम से कम 2 बार जरूर करते। ऐसा प्रतीत होता है कि आप जो है ना सीधे वहां पहुंच गए, और जब हो गया तब ये क्या जगह है दोस्तों, और फिर आप बिल्कुल लाइक एलिस इन वंडरलैंड, यू वर कॉट ऑन द रॉन्ग फुट। अब देखिए, इसके पीछे कहानी बहुत सारी है, उस पर तो मैं नहीं जाऊंगा, तुष्टीकरण के चक्कर में, मुस्लिम वोट बैंक के चक्कर में, उस पर आप टिप्पणी नहीं करेंगे। लेकिन जाते जाते निचोड़ 40 सेकंड 1 मिनट के अंदर अंदर इन दिमागी नक्सलियों जिसका प्रधानमंत्री ने जिक्र किया, इनको पहचाने, इनको आइसोलेट करें, पहचाने, आइसोलेट करें, और इनकी ट्रीटमेंट बता दीजिए बस जाते जाते, इनका इलाज क्या है, इनसे हम कैसे छुटकारा पाए, और कैसे इनकी क्लास अलग है, इनका इलाज हो, कैसे क्या किया जा सकता है। एक आखिरी 40 सेकंड 1 मिनट सर। अमन जी, दिमागी नक्सल एक यथार्थ है, एक कटु सत्य है, और ये वह पाप है, और यह वह जो है एक, मैं समझता हूं, अभिशाप देश के लिए, जिसका निस्तारण तात्कालिक होना चाहिए, तुरंत होना चाहिए, बिना किसी भय और बिना किसी प्रतिशोध की भावना से। लेकिन ये एक अनिवार्यता है, कोई विकल्प अब नहीं रह गया है, और इनको नेम एंड शेम करना चाहिए, और उसके लिए आवश्यक होगा चिन्हित, हाँ, नेम एंड शेम करना होगा। नेम एंड शेम करने के उपरांत जो नेक्स्ट स्टेप आए, क्योंकि पहले आपने इनको चिन्हित किया, फिर आप नेम एंड शेम करेंगे, ये इनके डोसियर्स हैं, ये बैकग्राउंड है। उसके बाद एक श्वेत पत्र प्रस्तुत करने के बाद क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन शुरू कीजिए। क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन के बाद आपको जितने अवसर मिल जाते हैं, जो टॉप के 5 हैं, उनको जेल भेज करके उनके खिलाफ ऐसी ऐतिहासिक कार्रवाई करें कि दोबारा कोई इस तरीके की बेहूदगी न कर सके। आप ये बता दें कि ये काम आप और किसी वाइब्रेंट डेमोक्रेसी में कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो हमें बता दीजिए, वहां पर आपकी वो दुर्गत कर दी जाएगी या भूल जाएंगे। ये भारत के संविधान, न्याय व्यवस्था के साथ आप मजाक कर रहे हैं, कृपया उसके साथ अनुचित लाभ उठाने का कष्ट न करें। ये तो वैसे ही कहते हैं भारत में तानाशाही चल रही है, तो चलिए कम से कम इन चीजों को लेकर थोड़ी तानाशाही होनी भी चाहिए। अगर दिमागी नक्सल, अगर मसला राष्ट्रीय सुरक्षा को हो, भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता को चुनौती देने का हो, तो कम से कम थोड़ी बहुत तानाशाही दिखाने की जरूरत पड़ती है, अगर राष्ट्रीय सुरक्षा का मसला हो। धन्यवाद विक्रम जी, थैंक यू सो मच। मेरे ख्याल से सभी सवालों के जवाब, मुझे भी बड़ी क्लैरिटी हुई कि इनको मिले तो पहचाने कैसे, पहले पहचानना, डिटेक्ट करना बड़ा जरूरी है, इनको पहचाने कैसे और इनकी ट्रीटमेंट क्या होनी चाहिए, आपसे बेहतर कोई नहीं बता सकता था। थैंक यू सो मच सर, विक्रम जी, धन्यवाद अमन जी, यशस्वी भव, विजयी भव। थैंक यू, धन्यवाद।